स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो को देख लें, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मेलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। देखिए मेलिएबल का हिंदी होता है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धना मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी को पीट करके चादर बनाते हैं धातु को तो आघातवर्धनीयता हो गया। एक हो गया तन्यता, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी में क्या होता है कि जो किसी खींच करके जब कोई तार बनाया जाता है तो उसे हम तन्यता कहते हैं। यहाँ क्या मेलिएबल और डक्टिलिटी यानी कि आघातवर्धनता और तन्यता, ये किसका गुण है? तो ये धातु का गुण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। देखिए बिलियन की सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है विलय बटे बिलियन गुना 100। बिलियन में जो है विलय और विलायक दोनों होता है। देखिए यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पानी में बिलियन में पानी की इतना मात्रा है, तो पानी 320 ग्राम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपको विलायक। और 32 ग्राम नमक की मात्रा है, ये हो गया आपको विलय। तो इसका हम बिलियन टोटल कितना हो जाएगा? 320 प्लस 32 हो जाएगा 352। 352 ग्राम टोटल हो गया आपको बिलियन। अब इसका सांद्रता निकालते हैं, तो सांद्रता निकालेंगे तो विलय यानी 32 बटा बिलियन 352 गुना 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.09 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है तथा द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान की संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ही पूछ रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ पर विलय कितना है? 36 ग्राम, और विलायक है 320 ग्राम। ठीक, तो विलय की मात्रा है 36 ग्राम और विलायक 320 हो गया, तो बिलियन कितना हो गया? 320 प्लस 36 हो जाएगा 356 ग्राम। 356 ग्राम का बिलियन हो गया। तब इसका सांद्रता निकालते हैं, तो सांद्रता वाला फॉर्मूला होता है विलय बटा बिलियन गुना 100। तो विलय है आपको 36 बटा बिलियन हो गया आपको 356 गुना 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.11%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? तो एसिड जितना भी है उसमें आम तत्व हाइड्रोजन है। जितना भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन होगा ही, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करेगा? देखिए कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, तो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो अम्ल जो है नीले पत्र को लाल में बदल देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। कौन सा उत्तक जो है ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो ये करता है बहिका उत्तक। बहिका उत्तक जो है ये ग्रंथियों का निर्माण करता है। प्रश्न है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होती है। तो कोई भी अगर हम समूह लेते हैं तो उसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में समान होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में जो पानी संग्रहित रहता है, तो बांध देखिए यहाँ बना हुआ है, इसमें जो पानी संग्रहित रहता है यहाँ पर, इसमें कौन सा ऊर्जा रहेगा? इसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है जो पानी संग्रहित रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बांधों में नीचे मोटाई अधिक होता है क्यों? कोई भी बांध है तो उसका मोटाई जो है नीचे में अधिक होता है। नीचे में मोटाई जो अधिक होता है क्यों? इसका मेन कारण है कि जब हम गहराई में जाते हैं तो दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो दाब बढ़ेगा तो प्रेशर नीचे बढ़ेगा, तो टूटने का डर ज़्यादा रहेगा। इसी कारण से जो है नीचे मोटाई ज़्यादा दी जाती है। देखिए कि दाब बराबर फार्मूला होता है आपको ρ/G/H। ठीक, यहाँ H जो है, H जो गहराई हो गया, जितना हम गहराई में जाएंगे दाब वहाँ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गहराई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि दाब जो है गहराई का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाए कि नीचे दाब अधिक होता है। इसी कारण से जो है नीचे मोटाई बांध की अधिक दी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अगला प्रश्न है कि बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है क्योंकि। आपको देखने से लग रहा है कि ये पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। देखिए बांध में नीचे की ओर जाने पर, जब हम नीचे की ओर जाते हैं मतलब जा रहे हैं हम, क्रम में ये दिखा रहा है, जाने पर इसकी मोटाई क्या होती है, बढ़ती है क्योंकि। क्योंकि नीचे जाने पर जो है ना दाब बढ़ता है, इसी कारण से इसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, जो कि इसका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे जाने पर इसकी दाब क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि एक हेलोजन है। देखिए 17वें वर्ग का जितने भी तत्व हैं वो सब हेलोजन है। वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये सारा हेलोजन है। देखिए इसमें इस सब में से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्लोरीन, जो कि एक हेलोजन है। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षी वर्ग में डैश होती है। पक्षी वर्ग में ऑप्शन ए है बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। अब बी है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सी है पंखों के बिना, पंखों के बिना तो नहीं होगा, पक्षी में तो पंख होता ही है। शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा तो नहीं होगा ये भी। ऑप्शन डी है कि बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होगी। देखिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। देखिए अगला प्रश्न है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कि बारिश से पहले जो है बादल जो होता है वो हमेशा स्थिति में होता है, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा से ये गति में बदल जाता है। तो क्या होगा, ये स्थिति से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। देखिए किसी भी पदार्थ पर जो है हम अगर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो उस गुण को हम दृढ़ता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो पहला वाला जो खाली स्थान है इसमें बाह्य बल बढ़ाएगा और दूसरा वाला में बढ़ाएगा दृढ़ता। तो हो जाएगा किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को दृढ़ता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। देखिए जब त्वरण जो धनात्मक होगी तो किसी पिंड का वेग बढ़ेगी, त्वरण जब बढ़ाएंगे तो हम वेग बढ़ेगा, जब त्वरण को हम घटाएंगे तो वेग क्या होगा, घटेगा। और जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे ही हम मंदन कहते हैं। पूछा क्या है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, किसी पिंड का वेग इसमें घट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं किसी कार पर तो पहिया और ब्रेक के बीच जो होता है वो घर्षण बल होता है, इसी कारण से जो है ना कार रुक जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है, तो ये घर्षण बल के कारण रुक जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा। जो है तेजी से H+ आयन देगा वो हो जाएगा प्रबल अम्ल, जो धीरे से H+ आयन देगा या कम H+ आयन देगा वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जिसमें कि कार्बन की मात्रा होगा वो H+ आयन कम देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि CH3COH इसमें कार्बन का मात्रा है, इसी कारण से ये H+ आयन कम देगी। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखता है क्योंकि। देखिए ऊनी कपड़ा जो होता है वो शरीर के अंदर की ऊष्मा को जो है बाहर आने नहीं देता है, इसी कारण से हमें गर्मी लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऊनी कपड़ा जो है ऊष्मा का कुचालक हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। देखिए एंट्रोपी को जो है ऊर्जा कहा जाता है, इस एंट्रोपी को ही ऊर्जा कहता है। तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होता है तथा यह एंट्रोपी या ऊर्जा के परिभाषित करता है। दूसरा नियम जो होता है ये ऊर्जा को परिभाषित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि दूसरा नियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। देखिए तापमान ज़्यादा होगा तो ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, और तापमान जहाँ पर कम होगा वहाँ पर ध्वनि का वेग कम होगा। यानी कि तापमान से जो है ध्वनि का वेग सीधा समानुपाती होता है। तो क्या होगा, यदि तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है तथा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया गया है।
चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।